हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 देखेंगे। वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ। द थ्योरेटिकल मॉडल, ये मॉडल जो है वो किसके द्वारा दी गई है? जॉन मायनार्ड केनेस के द्वारा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। आगे देखते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। जो एग्रीगेट डिमांड है और उसका कैसे वो मेजर होता है वो चेक करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मतलब कैसे बताऊं मैं आपको। एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है कि जो डिमांड होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, उसका एग्रीगेट मतलब उसका कितना मतलब कंजप्शन होगा, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे उसका डिमांड का प्राइस फिक्स करेंगे। मतलब जो भी उसकी डिमांड है ना उसका टोटल एवरेज निकालते हैं ना, वैसी एग्रीगेट भी होता है। Aggregate demand is a measure of the total amount of demand for all finished goods and services produced in the economic। मतलब जो भी इकोनॉमिक में गुड्स और सर्विसेज वो सारी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसका डिमांड निकाला जाता है कि क्या डिमांड है। ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस लिए यूज होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। हम जो मेजर करके चलते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट है, उसकी 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, 100 गुड्स प्रोड्यूस की, बट ये आपका मेजरमेंट है। अभी उस प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड मान लीजिए 50 होगी। ठीक है, मतलब 50 प्रोडक्ट ही चाहिए मार्केट को। तो अभी आपके पास एट द एंड ईयर में कितने रिमेनिंग बच गए? 50। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड निकाला जाता है एक्चुअल पता करने के लिए कि ना ही वेस्ट हो और ना ही कमी हो। मान लीजिए अगर वो 150 डिमांड हो जाता तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो कम पड़ जाता, फिर आप क्या करते? इसलिए ये एग्रीगेट डिमांड देखा जाता है। Aggregate demand is expressed as the total amount of money exchanged for those goods and services at a specific price level and period of time। एक ही साल के लिए होता है ये मतलब मान लीजिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक साल मान लीजिए, वैसे होता है। और वो जो गुड्स और सर्विस है ना, उसकी जो प्राइस फिक्स होती है ना, वो भी उस एक साल के ही उसमें फिक्स होती है। एग्रीगेट डिमांड जो होता है ना, वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज होता है उस प्रोडक्ट के लिए। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उस प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज वैल्यू है ना, वही होता है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी के लिए होता है। वेयर एज मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट। पर जो मार्केट डिमांड होता है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए होता है, और जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो पूरी कमोडिटीज, पूरी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। अभी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। ये सबका फुल फॉर्म हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। अभी देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। कंजप्शन, सबसे पहले देखेंगे कंजप्शन कितना यूज हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कंजप्शन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम। जो घर एम्प्लॉय की जो इनकम होती है वो एक हाउस होल्ड इनकम के लिए होती है। मतलब एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो इनकम अपने घर लेके जा रहा है, अपने घर के खर्चों के लिए लेके जा रहा है, तो ये वही हुआ। और सबसे ज्यादा कंजप्शन कहाँ होता है? घरों में। कोई भी सामान है, अभी मान लीजिए आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फैन है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो भी घर में सामान यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ये ह्यूमन हाउस होल्ड कंजप्शन होते हैं। तो इसके लिए पैसे कहाँ से निकलते हैं? हाउस होल्ड इनकम से निकलते हैं। इसलिए कंजप्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हाउस होल्ड इनकम। A consumption function describe the relation between consumption and income। और जो जब आप खर्चा कैसे करेंगे? जब आपके पास इनकम होगी तभी तो आप खर्चा करेंगे। मतलब आपके पास जितना पैसा है आप उसी का खर्चा करेंगे। आप एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाएंगे? आपको अगर खर्चा करना है, या तो आप उधार लेंगे या तो आप लोन लेंगे। Autonomous consumption expenditure is not influenced by income, whereas induced consumption is consumption expenditure that change with change in income। Autonomous consumption क्या होता है? वो हमारे इनकम के साथ चेंज होता है। मतलब कंजप्शन प्लस सीआई, मतलब सीआई मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। इफ कंजप्शन टेक प्लेस इवन व्हेन इनकम इज जीरो, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। मतलब ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना, और कभी कभी ऐसे ऐसे कंजप्शन होते हैं जिनका पैसे से तो लेना देना ही नहीं है, करना है तो करना ही है। द इंड्यूस कंजप्शन component of consumption shows the dependence of consumption on income. When income rises by 1, induced consumption rises by MPS, that is
C or the marginal प्रोपेनिस्ट टू कंज्यूम। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपका प्रमोशन होता है, तो आपका ऑटोमेटिकली कंजप्शन भी बढ़ जाता है ना। मतलब आपकी जो नेसेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। जितनी बोलते हैं ना, जितनी इनकम होती है आदमी उतना खर्चा करता है, तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट, जो दूसरा एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट। It is defined as an addition to the stock of physical capital, such as machines, building, roads, etc. That is anything that adds to the future productive capacity of the economy. जो भी future productivity के हिसाब से जो इकोनॉमी के लिए यूज होता है ना, मशीन्स, बिल्डिंग, रोड्स, जो भी होता है वो किस में आता है? फिजिकल कैपिटल में आता है। एंड चेंज इन इन्वेंट्री और द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। चेंज जो इन्वेंट्री में, प्रोडक्शन में जो वो चेंज होता है ना, वो होता है, क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट एक खर्चा हो गया ना, ये तो गवर्नमेंट का ये बता रहा है। इन्वेस्टमेंट गुड्स सच एज मशीन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल। जो इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं ना, जो मशीन्स होती हैं, वो भी फाइनल गुड्स के पार्ट्स होते हैं, ना कि इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल में इंक्लूड होते हैं। अगला क्या है? दो पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन में क्या पढ़ा? दो, एक तो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है जो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, और एक होता है हाउस होल्ड कंजप्शन, वो भी इनकम पे डिपेंड करता है, पर आपकी जितनी इनकम है उसी के हिसाब से आपके खर्च होंगे। बट ऑटोनॉमस ऐसा नहीं होता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सब बना रही है, वो सब, और वो रॉ मटेरियल में नहीं आता है, वो फाइनल गुड्स में होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड का। सेविंग्स। सेविंग्स इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग क्या होता है? वो पार्ट होता है किसी की भी इनकम का, हर कोई इंसान जो कमा रहा है वो अपना पार्ट का, मान लीजिए 10% भी अगर सेव कर रहा है, तो वो क्या हुआ? वो कंज्यूम तो नहीं कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा है, तो वो क्या हुई? उसकी सेविंग हुई। सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। और ये नेशनल इनकम में रिलेशन बनाती है। कैसे? एफ फिर वाई इज इक्वल टू सेविंग। आगे देखते हैं सम डेफिनेशन। मार्जिनल propensity to consume, MPS, it is the change in consumption per unit change in income। तो हमारा कंजप्शन चेंज होता है ना, वो पर यूनिट पे चेंज होता है, इनकम के ऊपर चेंज होता है। मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उतना कंजप्शन बढ़ेगा। इट डिनोट्स बाय सी एंड इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। मार्जिनल प्रोस्पेक्टिव टू एमपीएस क्या होता है? इट इज चेंज इन सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम। जो सेविंग होता है ना, उसके ऊपर ये चेंज होता है इनकम के ऊपर, ठीक है। और ये कैसे डिनोट होता है? एस से सेविंग डिनोट होता है, और इक्वल टू 1 माइनस सी। इट इज एम्प्लाइज दैट एस प्लस सेविंग प्लस कंजप्शन इज इक्वल टू 1। एमपीएस एमपीसी और एमपीएस क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 बिकॉज टोटल इंक्रीमेंट इन इनकम इज आइदर यूज फॉर कंजप्शन और फॉर सेविंग। मतलब क्या हो रहा है? सी जो है कंजप्शन है, एस जो है वो सेविंग है। अभी जो भी किसी की इनकम हो रही है उसका या तो वो कंजप्शन करता है या तो वो सेविंग करता है। तो एवरेज propensity to consume, APS, it is the consumption per unit of income is equal to consumption upon income. Average propensity to save, APS, it is the savings per unit of income S upon Y. APC plus APS equal to 1 because income is either used for consumption or for saving। यही चीज बता रहा है, ठीक है। अभी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। डिटर्मिनेशन देख लेते हैं इनकम का। इन एन इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, द एक्स एंड aggregate demand for final goods is the sum total of the X and consumption expenditure and X and investment expenditure on such goods। अभी ये एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमने प्लान किया है, मतलब जो भी प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिक में प्लान किया है, और ये बिना किसी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक चल नहीं सकती, तो आपको पता है। और मैक्रो इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो ये जो एक्सेंट एग्रीमेंट है फॉर फाइनल गुड्स इज द सम टोटल ऑफ द एक्सेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब
जो भी हमने प्लान किया है वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी कंजप्शन होगा, एक्सपेंडिचर होगा उस पे, और जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा उस गुड्स पे, उस पे डिपेंड करता है। एक्स एंड सप्लाई इज इक्वल टू एक्स एंड डिमांड, मतलब जितना भी प्लान हुआ है सप्लाई, मतलब प्लान किया है हमने प्रोडक्शन का, उसी के हिसाब से उसकी सप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका डिमांड है उसी के हिसाब से तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए उसी के हिसाब से सप्लाई होगी, मतलब ये दोनों बराबर हुए। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। ओनली व्हेन द फाइनल गुड्स मार्केट एंड हेंस द इकोनॉमिक इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जब कब होगा, जब मार्केट का इकोनॉमिक है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। एक्स एंड डिप इज व्हाट हैज बीन प्लान एंड एक्सपोज डिप इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। एक्सचेंज मतलब मैंने आपको बताया जो प्लान किया गया है प्रोडक्शन के लिए, और एक्सपोज मतलब ये इसके बाद हो रहा है ना, ये तो एक्सचेंज मतलब हमने अभी प्लान किया है, और ये इसके बाद एक्सपोज हो रहा है, मतलब जो हो गया, जो सेल हो गया वो हुआ, व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड। आगे देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेंट्री इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, इन्वेंट्री क्या होता है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो कहीं पे रखा जाता है ना, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ देयर इज अ राइज इन इन्वेंट्री इट इज पॉजिटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, व्हाइल अ डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री इज अ नेगेटिव इन्वेंट्री, मतलब जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा, घटेगा तो नेगेटिव होगा। Reason for inventory investment: the inventory investment can take place due to two reasons. The firm decided to keep some stocks for various reasons. This is called plan inventory investment. मतलब प्लान इन्वेंट्री मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ जो स्टॉक है उसको रखा जाता है इन फ्यूचर के लिए। जैसे कई सारे गेहूं, चावल या कोई सब्जी हो गई मान लीजिए, जो बाद में यूज हो जा सकती है, जो खराब नहीं होने वाली सब्जियां होती हैं, वो भी रखी जाती हैं। या फिर कुछ प्रोडक्ट हो गया, कोई स्टॉक हो गया, कोई चीज की ज्यादा प्रोडक्शन कर ली गई और उसका कुछ रख लिया गया, तो अगर वो पहले से प्लान करके रख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्लान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लगेगा? फंड लगेंगे ना, किसी भी चीज को अच्छे से रखने के लिए। फिर अगला क्या है? द सेल डिफर फ्रॉम प्लान लेवल ऑफ सेल्स इन विच केस द फर्म हैज टू ऐड और रन डाउन। अभी जो फर्म है वो डिसाइड करती है कि सेल के मामले में कि जिस किस प्रोडक्ट को रन सेलिंग के लिए निकालना है और किसको रखना है। ये क्या होता है? अनप्लान इन्वेंट्री होता है। अब इन्वेंट्री फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। In a two-sector model, there are two sources of final demand. The first is consumption and the second is investment. ठीक है। अभी ये ग्राफ है, इसमें क्या है? ये इनकम है, वाई इनकम है, और एक्स क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अभी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं। द मॉडल आई इज ऑटोनोमस विच मीन्स इट इज द सेम नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व में क्या होगा ना, ये सेम जाएगा। क्यों? कि इसमें कोई भी आपका जो कंजप्शन है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही ना तो भी ये चेंज नहीं हो रहा है, तब ये होगा। बट अगर ये अप जाएगा तब मतलब आपका इनकम के साथ आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, सेविंग, या तो आपने सेविंग बढ़ाई या आपको अपने कंजप्शन बढ़ाया, जो भी किया वो इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। अभी एग्रीगेट डिमांड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। It means the aggregate demand function can be obtained by vertical adding the consumption and investment function. Aggregate demand graphical में क्या होगा ना, जब मान लीजिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके कंजप्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? हो जाएगा वर्टिकल एडिंग में, ठीक है। द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज पैरेलल टू द कंजप्शन फंक्शन। अभी जो आपका डिमांड है उसी के हिसाब से आपका कंजप्शन हो रहा है, तो वो उसके पैरेलल में जाएगा, ठीक है। दे हैव द सेम स्लोप सी, सेम स्लोप, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द फंक्शन सोज एक्सेंटेड डिमांड, मतलब पहले से प्लान डिमांड थी ना ये, तो जो डिमांड थी उसी के हिसाब से तो वो कंजप्शन कर रहा है। अभी ये यहाँ पे ऑटोनोमस कर्व आया, अभी आपकी ये इनकम बढ़ी, तो ये एम और एल दो चीज डिनोट किए। द पॉइंट वेयर एक्स एंड एग्रीमेंट डिमांड इज इक्वल टू एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो अभी पीछे हमने पढ़ा। अभी ये देखिए दोनों पैरेलल चल रही है, मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ रहा है, और कंजप्शन कब बढ़ रहा है? जब डिमांड हमारी बढ़ी हुई है। तो ऑटोनॉमस, ये देखिए कंजप्शन प्लस ऑटोनॉमस, ये आई को हम किससे डोनेट करते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व से। और ये क्या है? कंजप्शन इनकम। अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑन इनकम एंड आउटपुट।
द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम का लेवल जो ऑफ इनकम होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम एग्रीगेट डिमांड पे। इफ एग्रीगेट डिमांड चेंज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी चेंज। मतलब अगर डिमांड चेंज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम का इनकम का लेवल है ना वो भी चेंज होगा। दिस कैन हैपन इन एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कैसे होगा, चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में चेंज होगा। दिस कैन हैपन ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन सी। चेंज इन इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स अदर देन इनकम विच कैन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इजीली अवेलेबल होता है ना। इंटरेस्ट रेट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फंड एंड इज हायर इंटरेस्ट रेट फर्म्स टेंड टू बी लोअर, टेंड टू लोअर इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो लोअर इन्वेस्टमेंट रहेगा। अभी द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एम्प्लॉय फैक्टर्स सच एज लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप is in the absence of indirect tax or subsidy, the total value of final goods output is distributed among different factors of production, wages to labor, investment to capital, rent to land, but whatever is left over is appropriated by the entrepreneur and is called profit। मतलब जो भी खर्चा हुआ उसके बाद जो भी बचता है, सब देने देने के बाद उसका जो भी एंटरप्रेन्योर के पास बचता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। नेशनल इनकम इज इक्वल टू द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट और फाइनल गुड्स। The ratio of the total increment is equilibrium value of final goods output to the initial increment in the autonomous expenditure is called investment multiplier of the economy। मतलब जो टोटल इनकम इंक्रीमेंट का जो रेशियो होता है ना वो इक्विलिब्रियम में जो होता है वो फाइनल गुड्स आउटपुट ऑफ द टू द इनिशियल इंक्रीमेंट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। मतलब जो इनिशियल इंक्रीमेंट होता है ना उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। एंड क्या कहा जाता है इसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी। The expression of the multiplier can be explained as the investment multiplier y upon a equilibrium 1 minus c 1 minus saving, whereas y is the total increment in the final goods output and c is MPC. The size of the multiplier depends on the value of c. As c becomes larger, the multiplier increases। आगे देखते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। If all the people of the economic increase the proportion of income that they save, the total value of savings in the economy will not increase। मतलब क्या कह रहा है, जो सारे लोग हैं इकोनॉमिक में अगर वो अपना इनकम का प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं सेविंग के लिए, तो जो सेविंग इकोनॉमिक इंक्रीज द proportion of income that they save, increase the proportion of income that they save, the total value of savings in the economic will not increase। तो जो इकोनॉमिक की जो टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग होती है ना वो इंक्रीज नहीं होगी, इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज। मतलब ये या तो गिरेगी या तो अनचेंज रहेगी। दिस रिजल्ट इज नोन एज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, which state that that as people become thriftier they end up saving less or the same as before। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट दिए जो है वो देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमिक ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन द क्वांटिटीज of other factor of production। level of employment बताता है। A full employment level of income is that level of income where all the factor of production are fully employed in the production process। जो full employment का मतलब क्या होता है, level of income का मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज है ना वो सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हों। The equilibrium level of output may be less or more than the full employment level of output। जो equilibrium level होता है ना वो कम या ज्यादा हो सकता है compared to employment level के। ठीक है, if equilibrium level is less than full employment of output, it is due to the fact that demand is not enough to employ all factor of production। अगर equilibrium कम होगा ना तो मतलब ये क्या बता रहा है कि जो डिमांड है ना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो उसके बराबर नहीं है। This situation is called the situation of deficit demand। It leads to a decline in price of in the long run। और ये प्राइस गिराने के लिए लॉन्ग रन में होता है। If the equilibrium level of output is more than the full employment level, it is due to the fact that demand is high। Obviously बात है, अगर प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम से तो वो क्या होगा, वो डिमांड ज्यादा है तभी तो वो इतना होगा। और ये क्या कहता है, और इससे क्या होता है ना, अगर डिमांड बढ़ गई तो फिर प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये था फ्रेंड्स ये चैप्टर 4।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं समझा सकूं। और मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी को अपने पेपर की जरूर से तैयारी करिए। थैंक यू।